संगम की धरती, जहां गंगा यमुना मिलती हैं, वहां दशकों तक एक ही नाम का खौफ बहता था। एक ऐसा नाम जिसने संविधान को अपनी जेब में रखा और कानून को अपनी चौखट का गुलाम बनाया। 17 साल की उम्र में पहला कत्ल और फिर देखते ही देखते वो बन गया सफेद पोश दहशत का दूसरा नाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी। दोस्तों, आज हम खोल रहे हैं उस माफिया की फाइल जिसने न सिर्फ हत्याएं की बल्कि सरहद पार बैठे दुश्मनों से हाथ मिलाया, नकली नोटों से देश की अर्थव्यवस्था को खोखला किया और जब बात रसूख की आई तो देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार को भी चुनौती दे डाली। एक ऐसा नाम जो आतंक का पर्याय बन चुका था, जिसकी मौजूदगी से ही बड़े बड़े सूरमा कांप उठते थे। राजनीतिक रसूख ऐसा जिसके किस्से आज भी प्रयागराज की गलियों से लेकर पूरे देश में चर्चा का विषय बने रहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुख्यात माफिया अतीक अहमद की, जो था देश का सबसे बड़ा गद्दार। 80 का दशक इलाहाबाद की गलियों में पुलिस की जीपें नहीं बल्कि खौफ दौड़ता था और उस खौफ का नाम था शौकत इलाही उर्फ चांद बाबा। कहते हैं पुलिस भी उसके इलाके में दाखिल होने से पहले वर्दी उतारने की सोचती थी, लेकिन 1989 की एक दोपहर ने यह साबित कर दिया कि जुर्म की दुनिया में कोई भी अमर नहीं होता। चांद बाबा प्रयागराज तब के इलाहाबाद का बेताज बादशाह हुआ करता था। जुआ, सट्टा और फिरौती का उसका साम्राज्य चकिया से लेकर पूरे शहर में फैला था। वहीं दूसरी तरफ 27 साल का अतीक अहमद तेजी से उभर रहा था। अतीक को पता था कि अगर उसे जुर्म की दुनिया का सुल्तान बनना है तो पुराने किले को ढहाना ही होगा। 1989 के विधानसभा चुनाव में अतीक अहमद ने इलाहाबाद पश्चिम सीट से निर्दलीय पर्चा भरा। इसी सीट पर चांद बाबा ने भी अपनी दावेदारी ठोक दी। यह सिर्फ चुनाव नहीं था, ये दो बाहुबलियों के बीच वर्चस्व की सीधी जंग थी। वो मंजर आज भी पुराने लोगों की रूह कपा देता है। जब चांद बाबा अपने कुछ गुर्गों के साथ रोशन बाग इलाके में मौजूद था, उसे अपनी ताकत पर इतना गुमान था कि उसने सोचा भी नहीं था कि कोई उसे उसके घर में घुसकर मारेगा। अचानक बम के धमाकों से इलाका दहल उठा, चारों तरफ धुआं छा गया। अतीक के शूटरों ने अत्याधुनिक हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लोग अपनी दुकानें छोड़कर भागे, भगदड़ मच गई। बीच सड़क पर चांद बाबा को गोलियों से भून दिया गया। कहते हैं कि चांद बाबा को मारने के बाद हमलावर तब तक नहीं रुके जब तक उन्हें यकीन नहीं हो गया कि चांद बाबा की सांसें थम चुकी हैं। सड़क पर खून का तालाब बन चुका था और बीच में पड़ा था एक दौर के खौफ का अंत। चांद बाबा की मौत के बाद अतीक अहमद का नाम पूरी रियासत में गूंज उठा और इस मर्डर ने दो काम किए। पहला, अतीक के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हट चुका था और पूरे शहर में यह संदेश गया कि अब नया डॉन आ चुका है। हैरान करने वाला तथ्य यह भी है कि इस हत्या के बाद अतीक का रसूख इतना बढ़ चुका था कि उसने जेल की सलाखों के पीछे रहते हुए या फरार रहते हुए भी चुनाव जीत लिया। वो निर्दलीय विधायक बना, जो भारत के संसदीय इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक था, जहां एक सरेआम हुए कत्ल ने हत्यारे को माननीय बना दिया। चांद बाबा का कत्ल अतीक के लिए पावर का पास साबित हुआ, लेकिन इसी कत्ल ने अतीक के अंदर वो अहंकार भर दिया जिसने उसे यकीन दिला दिया कि वो कानून से ऊपर है। उसने सोचा था कि उसने एक दुश्मन खत्म किया है, लेकिन हकीकत में उसने अपने अंत की कहानी लिखनी शुरू कर दी थी, क्योंकि जो साम्राज्य खून की नींव पर खड़ा होता है उसका अंत भी बेहद खौफनाक होता है। ये वो दौर था जब प्रयागराज की सड़कों पर कानून नहीं, अतीक का फरमान चलता था। वो दौर था जब पुलिस की वर्दी माफिया का सामना करने से कतराती थी। एक तांगे वाले का बेटा जो हिस्ट्री शीटर से माननीय बना और फिर देखते ही देखते बन गया उत्तर प्रदेश की सियासत का सबसे खूंखार सफेद पोश। अतीक का वो सियासी रसूख जिसने दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया। साल 1989, इलाहाबाद पश्चिम की सीट, एक तरफ बड़े बड़े दिग्गज थे और दूसरी तरफ 27 साल का एक नौजवान जिसके नाम पर कत्ल और फिरौती के दर्जनों मुकदमे थे। अतीक अहमद ने निर्दलीय पर्चा भरा। लोगों ने कहा यह हार जाएगा, लेकिन अतीक को पता था कि बैलेट बॉक्स कैसे भरवाए जाते हैं। सियासी धमाका तब होता है जब अतीक अहमद निर्दलीय चुनाव जीत जाता है। ये जीत
सिर्फ एक सीट की नहीं थी, ये कानून की हार की शुरुआत थी। इतना ही नहीं, बात हैट्रिक के रिकॉर्ड की जरूरी है। 1991 और 1993 में भी निर्दलीय विधायक बनकर अतीक ने यह साबित कर दिया कि उसके लिए पार्टियां मायने नहीं रखती, उसका अपना नाम ही काफी है। सियासत की सीढ़ियां चढ़ते हुए अतीक अब लखनऊ से दिल्ली की ओर देख रहा था। 2004 का वो साल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। फूलपुर, वो लोकसभा सीट जहां से देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़ते थे, वहां से बाहुबली अतीक अहमद सांसद बनकर लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर तक जा पहुंचा। सियासी पार्टियों की मजबूरी थी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या अपना दल, हर किसी को प्रयागराज में पैर जमाने के लिए अतीक के कंधों की जरूरत थी। अतीक अब सिर्फ एक माफिया नहीं, किंग मेकर बन चुका था। कहते हैं कि अतीक के रसूख का आलम यह था कि जब उसका काफिला निकलता था तो बड़े बड़े आईपीएस अफसर अपनी गाड़ियां किनारे खड़ी कर देते थे। सरकारी दफ्तरों में टेंडर अतीक की मोहर के बिना नहीं खुलते थे। दुनिया के लिए अतीक अहमद कैदी नंबर 17,052 था, लेकिन हकीकत में वो वहां का सुल्तान था। कानून की किताबों में जेल का मतलब सजा होती है, लेकिन अतीक अहमद के लिए जेल का मतलब था एक ऐसी जगह जहां पुलिस उसकी सुरक्षा करती थी और वो वहां से बैठकर पूरे उत्तर प्रदेश में अपना गुंडा टैक्स वसूलता था। जेल की कोठरी से अतीक चलाता था अरबों का साम्राज्य। दिसंबर 2018 लखनऊ के रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल को शायद अंदाजा भी नहीं था कि उसका अपहरण होने वाला है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उसे किसी जंगल या खंडहर में नहीं, बल्कि सीधे देवरिया जिला जेल ले जाया गया। जेल के नियम कायदे ताक पर रख दिए गए। अतीक अपनी बैरक में बैठा था और जैसे ही कारोबारी सामने आया, अतीक ने अपने रसूख का प्रदर्शन किया। मोहित को बेरहमी से पीटा गया, उसकी उंगलियां तोड़ने की कोशिश की गई और वहीं जेल के अंदर अतीक ने 45 करोड़ की संपत्ति के कागजातों पर जबरन दस्तखत करवा लिए। जेल के सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए। जेलर से लेकर सिपाही तक सब अतीक की खातिरदारी में लगे थे। यह भारत के न्यायिक इतिहास का वो काला पन्ना है जहां जेल के भीतर एक माफिया अदालत लगा रहा था। अब सवाल यह है कि अतीक ये सब करता कैसे था? साबरमती हो, नैनी हो या देवरिया, हर जेल में अतीक के पास वो हथियार मौजूद था जो बंदूकों से ज्यादा खतरनाक था। स्मार्टफोन और हाई स्पीड इंटरनेट, व्हाट्सएप कॉलिंग। अतीक सीधे फोन कॉल नहीं करता था, वो व्हाट्सएप या फेस टाइम का इस्तेमाल करता था ताकि एजेंसियां उसे ट्रैक ना कर सकें। 2% का गुंडा टैक्स। प्रयागराज के हर बड़े बिल्डर और व्यापारी को पता था कि अगर जमीन का सौदा करना है तो भाई का हिस्सा पहुंचाना ही होगा। अतीक जेल से ही फोन पर कहता, काम शुरू करना है तो पर्ची भिजवा देना, यानी पर्ची का मतलब था रंगदारी की रकम। जेल के अंदर अतीक के लिए बाहर से लजीज खाना आता था। उसकी बैरक में मुलाकातियों की भीड़ लगी रहती थी, जहां टेंडर फिक्स होते थे और हत्याओं की साजिशें रची जाती थीं। कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब प्रयागराज की गलियों में कानून की नहीं बल्कि अतीक के दरबार की हुकूमत चलती थी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं यूपी पुलिस के इतिहास का वो सबसे काला अध्याय, जब वर्दी की साख को माफिया के पैरों तले रौंदने की कोशिश की गई। जब एक जाबाज पुलिस वाले को सिर्फ इसलिए खाल खिंचवाने की सजा मुकर्रर की गई क्योंकि उसने अतीक के किले की दहलीज को लांघने की हिम्मत की थी। प्रयागराज का चकिया इलाका, साल 2002 से 2004 के बीच का वो दौर जब इस इलाके में परिंदा भी अतीक अहमद की इजाजत के बिना पर नहीं मार सकता था। अतीक खुद को खुदा समझता था और खाकी को अपना गुलाम। स्थानीय रिपोर्ट और उस दौर के रिटायर हो चुके पुलिस अफसरों की माने तो अतीक का कार्यालय वास्तव में एक टॉर्चर रूम था। घटना उस वक्त की है जब एक दबंग इंस्पेक्टर ने अतीक के दबदबे को चुनौती दी। उस अफसर का नाम आज भी महकमे में दबी जुबान में लिया जाता है। पुलिस की एक टीम अतीक के घर में एक मामले की तफ्तीश करने पहुंची थी, लेकिन माफिया को ये नागवार गुजरा कि वर्दी उसके किले में आखिर कैसे दाखिल हुई। अतीक का गुस्सा 7वें आसमान पर था। चश्मदीदों के मुताबिक माफिया ने सरेआम उस इंस्पेक्टर की बेइज्जती की। अतीक ने अपने गुर्गों को ललकारते हुए कहा था कि इसकी खाल उतरवा दो ताकि दुनिया देखे कि अतीक से टकराने का अंजाम क्या होता है। उमेश पाल हत्याकांड यूपी के अपराध इतिहास की सबसे सनसनीखेज और दुस्साहसिक वारदातों में से एक।
इस हत्याकांड ने न सिर्फ माफिया अतीक अहमद के साम्राज्य का अंत तय कर दिया, बल्कि राजनीति और जराइम के गठजोड़ की सबसे खौफनाक तस्वीर भी दुनिया के सामने लाकर रख दी। इस पूरी कहानी की जड़ें साल 2005 के राजू पाल हत्याकांड से जुड़ी। राजू पाल मर्डर केस, साल था 2005। बीएसपी के तत्कालीन विधायक राजू पाल की सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। इस मर्डर का मुख्य आरोपी माफिया अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ थे। इस हत्याकांड का मुख्य गवाह बने थे उमेश पाल। उमेश पाल राजू पाल के करीबी थे और वो इस हत्याकांड के मुख्य गवाहों में से एक थे। अतीक अहमद ने गवाही बदलने के लिए 2006 में उमेश पाल का अपहरण करवा लिया था और उन्हें कोर्ट में अतीक के पक्ष में बयान देने पर मजबूर किया। लेकिन बाद में उमेश पाल ने हिम्मत जुटाई और अतीक के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया। 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में उमेश पाल जब कोर्ट से अपनी पैरवी पूरी कर वापस लौटे, तब उनके घर के ठीक बाहर पहले से घात लगाए बैठे शूटर्स ने उन पर हमला बोल दिया। ताबड़तोड़ फायरिंग और बमबाजी। शूटर्स ने पहले उमेश पाल पर गोलियों की बौछार की। उमेश जब अपनी जान बचाने के लिए गली की तरफ भागे तो गुड्डू मुस्लिम नाम के बदमाश ने उन पर झोले से निकाल कर बम फेंके। सीसीटीवी फुटेज। इस पूरे हत्याकांड का रूह कपा देने वाला सीसीटीवी फुटेज देश के सामने आया। फुटेज में अतीक अहमद का बेटा असद अहमद हाथ में पिस्टल लिए सरेआम फायरिंग करते हुए दिखा। इस हमले में उमेश पाल और उनकी सुरक्षा में तैनात यूपी पुलिस के 2 बहादुर गनर संदीप निषाद और राघवेंद्र सिंह शहीद हो गए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने माफिया को मिट्टी में मिला देंगे का संकल्प लिया, जिसके बाद शुरू हुआ कार्रवाई का सिलसिला। उमेश पाल हत्याकांड ने अतीक अहमद के उस घमंड को तोड़ दिया कि वो जेल के अंदर से भी सत्ता चला सकता है। 17 साल पुराने अपहरण केस में अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जो उसके जीवन की पहली सजा थी। ये मामला गवाहों की सुरक्षा और माफिया राज के खात्मे के लिए एक नजीर बन गया। और फिर 15 अप्रैल 2023 की रात जब पुलिस अतीक और अशरफ को मेडिकल चेकअप के लिए ले जा रही थी, 3 हमलावरों लवलेश, अरुण और सनी ने लाइव कैमरे के सामने दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी। प्रयागराज में अतीक अहमद का खौफ ऐसा था कि आम आदमी तो क्या, रसूखदार भी अपनी जमीन बचाने के लिए थर थर कांपते थे। लेकिन साल 2007 में अतीक ने एक ऐसी हिमाकत की जिसने दिल्ली के गलियारों तक हलचल मचा दी। अतीक ने किसी आम इंसान की नहीं, बल्कि देश की सबसे शक्तिशाली महिला और तत्कालीन यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी के करीबी रिश्तेदार की जमीन पर कब्जा कर लिया था। यह मामला प्रयागराज, तब के इलाहाबाद के सबसे पॉश इलाके सिविल लाइंस का है। यहाँ पर पैलेस टॉकीज के पीछे एक बेहद कीमती प्रॉपर्टी थी, जो पारिवारिक बंटवारे में वीरा गांधी के हिस्से आई थी। वीरा गांधी सोनिया गांधी के ससुर फिरोज गांधी के परिवार से ताल्लुक रखती थी। अतीक अहमद की नजर इस बेशकीमती जमीन पर काफी वक्त से थी। उस वक्त अतीक फूलपुर से समाजवादी पार्टी का सांसद था और प्रदेश में उसकी तूती बोलती थी। अतीक ने रणनीति के तहत पहले वीरा गांधी की जमीन के बगल वाली एक प्रॉपर्टी अस्थाना परिवार से खरीदी और उसके बाद अतीक ने अपने गुर्गों को भेजकर वीरा गांधी की जमीन पर जबरन कब्जा करवा दिया और वहां अपना ताला जड़वा दिया। वीरा गांधी ने स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन उस दौर में अतीक का रसूख ऐसा था कि किसी भी अधिकारी ने उसकी जमीन खाली कराने की हिम्मत नहीं दिखाई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने तक में आनाकानी की। माफिया का खौफ और सत्ता का संरक्षण ऐसा था कि प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। जब स्थानीय स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो वीरा गांधी ने दिल्ली में सोनिया गांधी से संपर्क किया। सोनिया गांधी ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अवगत कराया। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ से सीधे उत्तर प्रदेश के आला अधिकारियों को फोन किया गया। रीता बहुगुणा जोशी की भूमिका यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती। दरअसल सोनिया गांधी ने उस वक्त कांग्रेस की दिग्गज नेता रीता बहुगुणा जोशी, जो तब कांग्रेस में थी, उनको इस मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी सौंपी, जिसके बाद अतीक पीछे हट जाता है। हालांकि शुरुआत में अतीक टस से मस नहीं हुआ, लेकिन जब दबाव सीधे दिल्ली और पीएमओ से आने लगा तो उसे समझ आ गया ये दांव उल्टा पड़ सकता है। अतीक को अपनी संसदीय और राजनीतिक भविष्य पर खतरा मंडराता दिखा और आखिरकार अतीक अहमद ने खुद वीरा गांधी को प्रॉपर्टी की चाबियां वापस कर दी।
कहते हैं कब्रें मुर्दों का राज तो छुपा सकती हैं, लेकिन उनके गुनाहों के निशान कभी नहीं मिटाते हैं। प्रयागराज की गलियों से शुरू हुआ जुर्म का वो सफेद पोश सफर आज धुरंधर 2 के जरिए एक बार फिर फिल्मी पर्दे पर जिंदा हो उठा है। अतीक अहमद एक ऐसा नाम जो खुद को अपराध का पर्याय समझता था, लेकिन फिल्म ने उस पर्दे को भी सरकाया जिसके पीछे देश के खिलाफ गद्दारी की गहरी साजिश रची जा रही थी। ये सिर्फ रंगदारी या जमीन कब्जाने की कहानी नहीं थी, बल्कि यह किस्सा था सरहद पार बैठी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ अतीक के उस नापाक गठजोड़ का, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था की जड़ों में दीमक लगाने की कोशिश की। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात किसी नई कहानी, नए किस्से के साथ। नमस्कार। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात किसी नई कहानी, नए किस्से।